गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में हमने वी हैव डिस्कस सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूटन लॉज। ठीक है, वहाँ से एक कॉन्सेप्ट आया है फोर्स का। फिर न्यूटन के 3 लॉज आए हैं। फर्स्ट क्या कहता है, पहला था इनर्शिया। सबसे पहले आपने बात की बेटा इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया के बारे में क्या बात हुई है, इनर्शिया ये कहता है कि वह जो ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है वो उसी में रहता है। ठीक है, इट विल ट्राई टू रिमेन इन ऑन स्टेट। ठीक है, whether it is state of rest or it is the state of motion. So first thing is that is inertia. फिर न्यूटन साहब ने कहा कि भैया इसकी स्टेट को चेंज किया जा सकता है बाय अप्लाइंग सम फोर्स। ठीक है, सो दैट इज फर्स्ट लॉ कि द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज बाय अप्लाइंग सम फोर्स। एंड अगर मैं इसे प्रॉपर कहूँ दैट एवरी ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। सो दैट इज फर्स्ट लॉ। फिर न्यूटन सेकेंड लॉ आया है कि कितनी फोर्स, तो कहता है दैट द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। बात आई मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम होता है बेटा कि जैसे हर एक ऑब्जेक्ट में क्या है, हर एक ऑब्जेक्ट में आपका क्या होता है, मास है, तो उसी तरह एनर्जी है। उसी तरह अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है आपका तो उसमें मोमेंटम होगा, एंड दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सो दैट इज मोमेंटम। एंड थर्ड वन इज कि भैया आपने फोर्स लगा दी है, आपने एक्शन कर दिया है, तो ऑब्जेक्ट उस पर कैसे रिएक्ट करता है, व्हाट विल बी द रिएक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट भी आप पे इतनी फोर्स लगा देगा। क्यों लगा देगा, क्योंकि वो ये चाहता है कि नेट फोर्स जो है वो जीरो हो जाए। एंड अगर नेट फोर्स जीरो हो जाएगी तो टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट विल बी जीरो, है ना। एंड टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट विल बी जीरो मीन्स देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन द स्टेट। दैट इज व्हाट द ऑब्जेक्ट इज वांटिंग। ठीक है, so these are the 3 basic laws of motion that we have discussed in the previous class. Now we have 2 important topics today. First is the impulse and second is the conservation of momentum. First one is the impulse and second is the conservation of momentum. ये फोर्स के दोनों को ही हम फोर्स के रेस्पेक्ट में पढ़ने वाले, फोर्स को लिंक करके पढ़ने वाले। ठीक है, देखिए इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स आपने पढ़ा है बायोलॉजी में, आपने पढ़ा होगा कि भैया सपोज करिए आप कुछ भी कुछ टच कर लेते हैं या कुछ आपको ऐसा लगता है कि इससे हमें खतरा है, तो एकदम से आप रिएक्ट करते हैं, दैट इज नोन एज इम्पल्स। ठीक है, जैसे आपने प्रेस को टच कर लिया है, मतलब आयरन को टच कर लिया है, गरम जो आप प्रेस करने वाली है, ठीक है, उसे आपने टच कर लिया है, तो क्या हो जाएगा, एकदम से आपको लगेगा कि नहीं ये गर्म है, यहाँ से हाथ हटा लीजिए। तो एकदम से जब आप रिएक्ट करते हैं, ठीक है, एकदम से, इट मीन्स द टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल टू रिएक्ट। Impulse means that the time interval is very small. ठीक है, उस छोटे से टाइम इंटरवल में जो भी चीजें होती है, जो भी चीजें हो रही है, जो आपने किया है, दैट इज नोन एज इम्पल्स। अब फिजिक्स में भी इम्पल्स का मीनिंग आप कहीं कहीं उसी से जोड़ सकते हैं। बस यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि वो जो शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम है, वो जो छोटा सा टाइम है, उसमें क्या होगा, उसमें एक लार्ज फोर्स एक्ट करेगी। ठीक है, जैसे उस शॉर्ट स्पेन में आपने जो किया है, एकदम से आपने जो किया है, मतलब एकदम से करने का मतलब क्या है, एकदम से करने का मतलब क्या है कि भैया आपका जो टाइम इंटरवल है वो बहुत छोटा है। तो अगर ऐसे छोटे टाइम इंटरवल में अगर आपकी ज़्यादा फोर्स एक्ट करती है, फिर लार्ज फोर्स इज एक्टिंग इन दिस स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज नोन एज इम्पल्स। ओके, आई थिंक यू माइट हैव क्लियर दैट कि इफ ए लार्ज फोर्स इज एक्टिंग for a very small interval of time, that is what is known as impulse. Okay, a large force acting for a very small interval of time, that is known as impulse. So लिख देते हैं large force acting for a short इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, एक छोटे इंटरवल के लिए, छोटे टाइम इंटरवल के लिए आपकी बहुत लार्ज फोर्स एक्ट कर रही है, सो दैट इज नोन एज इम्पल्स। ठीक है, वो छोटा टाइम इंटरवल में लिख लेता हूँ डेल्टा टी, क्योंकि स्मॉल चीजें हैं तो डेल्टा टी से मैं से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। वो जो फोर्स है इसे मैं लिख देता हूँ एफ। ठीक है, फोर्स को एफ लिख दिया है, एंड जो छोटा टाइम इंटरवल है, जो स्मॉल टाइम इंटरवल, द शॉर्ट टाइम इंटरवल, दैट इज डिनोटेड बाय डेल्टा टी। So mathematically now what is impulse? Mathematically it is the product of the force
एंड द टाइम इंटरवल। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम इंटरवल। So I is equals to product of force, that is F into the time interval, that is delta t। ठीक है, तो मैथमेटिकली आपकी इंपल्स क्या हुई, मैथमेटिकली ये आपकी फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। ये टाइम इंटरवल अभी मैंने आपको क्या कहा है कि इंपल्स क्या होता है, एकदम से जो चीजें हो रही है ना, इसका मतलब टाइम इंटरवल बहुत छोटा है। ठीक है, सो उस टाइम इंटरवल में जो आपकी फोर्स लगी है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट इज नोन एज इंपल्स, इट इज डिनोटेड बाय आई। ठीक है, F इंटू डेल्टा टी। ओके, अब इसे एक फॉर्म में और रिड्यूस करना है, दैट फॉर्म इज विल कम फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से एक फॉर्म इसकी लेके आने वाली है। एक तो ये आ जाएगा फोर्स इनटू द टाइम इंटरवल, एक आपका आएगा अब जो हम देखने वाले हैं न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है बेटा, न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि जो फोर्स है दैट इज इक्वल्स टू द फोर्स अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम इनटू द टाइम इंटरवल, मतलब कितने टाइम में कितना आपका मोमेंटम चेंज हुआ है। तो टाइम इंटरवल क्या है, डेल्टा टी। इतने ही टाइम में हमें देखना है कि कितना मोमेंटम चेंज हुआ है, कितना चेंज हुआ है, डेल्टा पी। सो डेल्टा पी आपका चेंज इन मोमेंटम है, डेल्टा टी आपका टाइम इंटरवल है। तो इतने टाइम इंटरवल में कितना मोमेंटम चेंज हुआ है, ये आपकी आ जाती है फोर्स। ठीक है, दैट इज न्यूटन सेकंड लॉ, दैट द फोर्स अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। सो चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, मतलब कितने टाइम में कितना आपका मोमेंटम चेंज हुआ है। तो कितना टाइम है, कितने टाइम के लिए फोर्स लगी है, इतने टाइम के लिए, तो इतने टाइम में कितना मोमेंटम चेंज हुआ है, डेल्टा पी। सो एफ इज इक्वल्स टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ठीक है, एफ की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। So that is delta P by delta T into delta T. So it is equals to delta P. And delta P is what? Delta P क्या है? Delta P आपका है change in momentum. Delta P is equals to change in momentum of ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू P2 माइनस P1। ठीक है, डेल्टा पी को लिखेंगे P2 माइनस P1, और P क्या होता है, mv। तो P2 क्या आ जाएगा, m2v2, P1 क्या आ जाएगा, m1v1। ठीक है, तो I क्या आ जाएगा, सॉरी बेटा, सो आई आ जाएगा m2v2 माइनस m1v1। ओके, आई विल बी इक्वल्स टू m2v2 माइनस m1v1। आई इज इक्वल्स टू m2v2 माइनस m1v1। अब फोर्स लगाने से बेटा क्या चेंज हो सकता है, क्या उसका मास चेंज होगा, उसका मास चेंज नहीं होगा। जब तक हम रिलेटिविटी की बात नहीं करेंगे तब तक उसका मास चेंज नहीं होगा। इसका मतलब मास सेम रहने वाला। कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर आपने फोर्स लगाई, उस ऑब्जेक्ट का मास थोड़ी ना चेंज कर दिया आपने, उसकी केवल वेलोसिटी चेंज हुई है। तो m2 अभी भी किसके बराबर है, m1 के, और सपोज करिए ये है, तो इनकी वैल्यूज पुट कर देता हूं मैं। सो m v2 माइनस v, क्योंकि आएगा mv2 माइनस mv1, m कॉमन आ जाएगा। सो I इज इक्वल्स टू mv2 minus v1. So I, first thing is that a large force is acting for a short interval of time, that is this delta p. फिर आएगा कि impulse is mathematically equals to the change in momentum. Change in momentum कितना, p2 minus p1. Change in momentum कितना, p2 minus p1. p2 मतलब m2v2, p1 मतलब m1v1। क्योंकि आपका फोर्स लगाने से बेटा उसकी केवल वेलोसिटी में चेंज हो सकता है, उसके मास में कोई चेंज नहीं होगा। तो I आ जाएगा mv2 minus v1। So that is what we have discussed about the impulse. That is the physical statement, and these are the mathematical portion. It may be written as this, or may be written as the change in momentum, or for numerical portion this will hold. Okay, I is equals to mv2 minus v1. Okay, so impulse आपका हो जाता है। अब आपका नया जो आप बात करने वाले हैं आज, that will be the conservation in momentum.
इसकी केवल आज बात करेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, और इसके बारे में जो इसकी एप्लीकेशंस होंगी, जैसे कोलिजन वगैरह होगा, कोलिजन वगैरह बेटा हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कोलिजन का टॉपिक अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो अभी बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। चलिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर मैं बात करूं कब होता है, मोमेंटम कंजर्व कब होता है, तो कोई भी बेटा आपका कुछ भी घटित हो रहा है, कोई भी फिनोमेना आपका ओकर हो रहा है, तो द मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन दैट फिनोमेना। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज दैट कि किसी भी नेचुरल फिनोमेना में कोई भी आपका चीज हो रही है तो उसमें आपका मोमेंटम हमेशा ही कंजर्व रहता है। ठीक है, अभी से पढ़ने से पहले अभी हम पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या है। इक्विलिब्रियम से वहां से हम लेके आएंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम देखते हैं, व्हाट इज इक्विलिब्रियम। ठीक है, इफ द टोटल एक्सटर्नल फोर्स if the total external force acting on an object is zero, then it is the case of equilibrium। ठीक है, केवल हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स की, इंटरनल फोर्स की बात नहीं कर रहे। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या हो रहा है, किसी गैस में क्या हो रहा है, कंटेनर के, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल फोर्सेस। ओके, तो कहता है कि भैया अगर आपकी एक्सटर्नल फोर्सेस का सम या जो टोटल एक्सटर्नल फोर्स है अगर वो आपकी जीरो है, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। जब आप रोटेशन में जाएंगे तो यहाँ आपका टोटल फोर्स की जगह आ जाएगा टोटल टॉर्क। ठीक है, लीनियर मोशन में फोर्स काम करेगी, लीनियर मोशन से जब आप रोटेशनल में जाएंगे तो वहां फोर्स की जगह आपका टॉर्क काम करने लगता है। तो यहाँ फोर्स जीरो है तो इक्विलिब्रियम, रोटेशन में जब आपका टॉर्क जीरो होगा तो आप कहेंगे कि इक्विलिब्रियम। बातें दोनों ही वो है। ठीक है, सेम ही बातें हैं। सो इफ द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, ऑब्जेक्ट पे टोटल फोर्स अगर जीरो है, जैसे कि सपोज करिए F1 इधर लगी है, F2 इधर लगी है। ठीक है, F1 इज इक्वल्स टू F2 इज इक्वल्स टू F। तो इसका मतलब क्या है, F नीचे लगी है, F ही जो है वो ऊपर लगी है। ठीक है, मतलब इतनी ही फोर्स से इधर खींचा जा रहा है, इतनी फोर्स से इधर खींचा जा रहा है, तो क्या अपनी स्टेट चेंज कर सकता है? नहीं कर सकता है ना। क्यों? क्योंकि टोटल फोर्स अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगी, जीरो। टोटल फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो। इट मीन्स कि अगर यहाँ ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इस पे जो फोर्स है, द टोटल फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट इज जीरो। क्या कहना है कि इस पे टोटल फोर्स को क्या करना है, जीरो करना है। तो जैसे ही टोटल फोर्स जीरो होगी, ठीक है, सो दैट इज द केस ऑफ इक्विलिब्रियम। ये जीरो कब होगी, जैसे कि सपोज करिए F2 अगर मैं ऊपर की तरफ पॉजिटिव मानता हूं तो F2 वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू F वेक्टर एंड F1 वेक्टर, क्योंकि वो नीचे की तरफ है तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, डायरेक्शन हो जाएगी चेंज, रिवर्स, और डायरेक्शन रिवर्स होते ही माइनस है। ठीक है, सो टोटल फोर्स इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2 दैट इज माइनस F वेक्टर प्लस F वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, सो टोटल फोर्स जीरो हो जाएगी, ये कंडीशन आती है इक्विलिब्रियम की। तो किसी ऑब्जेक्ट पे द टोटल फोर्स, इफ द सम ऑफ द टोटल फोर्स इज जीरो, the total external force acting on an object is zero, we are only talking about the external, internally बात नहीं कर रहे, किसी ऑब्जेक्ट में अंदर क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं हमें। ठीक है, अभी हम बात करें केवल एक्सटर्नल फोर्स की। ठीक है, तो जैसे F2 ऊपर की तरफ, F1 नीचे की तरफ, F2 को भी मैं F बोल देता हूँ, F1 को भी मैं F बोल देता हूँ। अब वेक्टर जब आप यूज करेंगे, क्योंकि फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, ऊपर की तरफ मैं कह देता हूँ पॉजिटिव है, नीचे की तरफ आएगा निगेटिव, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी तो टोटल फोर्स आ जाएगी जीरो। सो दैट इज द केस ऑफ इक्विलिब्रियम।
सो इन इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम में आप हैं तो फिर न्यूटन सेकंड लॉ करते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन सेकंड लॉ कहता है दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, दैट इज न्यूटन सेकंड लॉ। अब मैं कह देता हूं कि टोटल फोर्स क्या है? 0, सो दैट इज डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। इसका मतलब क्या आएगा भाई? डेल्टा टी तो 0 नहीं हो सकता, डेल्टा टी या तो इनफाइनाइट हो, केवल तभी आपका ये डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी 0 हो सकता है। डेल्टा टी इनफाइनाइट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? दैट डेल्टा पी मस्ट बी 0, डेल्टा टी मस्ट बी 0 एंड डेल्टा टी मस्ट बी 0। इसका मतलब क्या है कि देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन द मोमेंटम। डेल्टा पी 0 आने का मतलब क्या है? डेल्टा पी 0 आ गया है, तो डेल्टा पी 0 आने का मतलब ये हुआ कि भैया मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि डेल्टा पी रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन मोमेंटम। तो डेल्टा पी 0 आने का मतलब क्या है? देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम, इट मींस मोमेंटम इज कांस्टेंट। ठीक है, देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम, नो चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम, इट मींस p इज कांस्टेंट। ठीक है, और p कांस्टेंट रहने का मतलब क्या है? पहले भी p उतना ही था, अब भी p उतना ही है, इसका मतलब कंजर्व। जैसे कहा कहते हैं ना दैट द टोटल एनर्जी विल रिमेन सेम, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड बट कैन चेंज फ्रॉम वन टू अनदर फॉर्म। ठीक है, सो दैट इज द सेम विद द मोमेंटम। मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इतना मतलब जितना पहले था मोमेंटम उतना ही बाद में मोमेंटम है। तो अगर कोई चेंज नहीं हो मोमेंटम में तो p क्या है? कांस्टेंट है। और क्या इसे ये कहा जा सकता है, क्योंकि कोई चेंज नहीं होगा, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम बराबर है, तो आप इसे कह सकते हैं कंजर्वेशन, दैट मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ठीक है, सो इफ द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज 0, total force acting on an object is 0, it means the object is in equilibrium। ठीक है, इक्विलिब्रियम में आते ही फोर्स इज इक्वल्स टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, न्यूटन सेकंड लॉ। डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 0, डेल्टा टी 0 इनफाइनाइट नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि डेल्टा पी को क्या होना पड़ेगा? डेल्टा पी को 0 होना पड़ेगा। डेल्टा पी 0 होने का मतलब क्या है? डेल्टा पी 0 होने का मतलब ये है बेटा कि पी आपका कांस्टेंट है, एंड पी कांस्टेंट होने का मतलब है कि कोई चेंज नहीं होगा पी में, और पी में कोई चेंज नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि पी क्या है? कंजर्व क्वांटिटी, इट इज ए कंजर्व क्वांटिटी। ठीक है, तो आज बेटा हमने दो बातें पढ़ी है। एक आपका इम्पल्स पढ़ा है। इम्पल्स में क्या है? मैंने लार्ज फोर्स इज एक्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, एकदम से जो चीज हो रही है, ठीक है, एकदम से फोर्स लगी, तो वो जो फोर्स लगेगी एकदम से, दैट इज नोन एज इम्पल्स। ठीक है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू द टाइम इंटरवल। ठीक है, मैथमेटिकली दूसरा रूप उसका आ सकता है जब आप न्यूटन सेकंड लॉ करेंगे, दैट इम्पल्स इज इक्वल्स टू द चेंज इन मोमेंटम, वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर भी है। फिर बात करी हमने इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम मतलब टोटल फोर्स एक्टिंग इज 0, मतलब ये ऑब्जेक्ट है बीच में रखा हुआ, एक इधर लगी, एक इधर लगी, एक इधर लगी, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, कितनी है सारी फोर्स लगी हुई है, बहुत सारी फोर्स लगी हुई है, लेकिन सभी का सम जो है वो 0 आ जाता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की स्टेट वही बनी रहेगी। भाई इधर से फोर्स लग रही है, ऐसे ही होता है ना भाई, एक बंदा इधर से खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है, तो दोनों खींच रहे हैं, है ना, तो ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ही नहीं चेंज कर पा रहा है। तो कब नहीं कर पा रहेगा? क्योंकि वो टोटल फोर्स जो उस पर लगेगी, जो फोर्स वो फील करता है, वो 0 हो जाएगी, है ना। सो दैट इज द केस ऑफ इक्विलिब्रियम। एंड इक्विलिब्रियम में क्या होता है? जब भी आप इक्विलिब्रियम में होंगे बेटा, अगर आप इक्विलिब्रियम में हैं तो देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन द मोमेंटम। मोमेंटम में चेंज नहीं होगा, इसका मतलब है मोमेंटम सेम है, मतलब जितना पहले था उतना ही अब है, एंड जिसकी वैल्यू सेम बनी रहती है, दैट इज ऑल्सो व्हाट इज नोन एज द कंजर्वेशन ऑफ दिस क्वांटिटी। ठीक है, सो मोमेंटम इज कंजर्व्ड हियर। ठीक है, ये बात आप याद रखिए कि ये फिजिकल लॉज में आता है कि द मोमेंटम ऑफ ऑल द नेचुरल फिनोमिना दैट इज ऑकरिंग इज ऑलवेज कंजर्व। ठीक है, मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, मोमेंटम में आपका कोई भी चेंज नहीं होता। ओके,
सो आई होप आपको ये समझ आया हो। कल जब एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की तो और चीज़ें समझ आएगी। इसमें अगर बेटा आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। टिल देन हैव अ सेफ डे एंड गुड बाय।